हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो समय को न गंवाते हुए हम चलिए स्टार्ट करते हैं सीडीपी के क्वेश्चन को। बुनियादी स्तर पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने बेहतर है, क्योंकि यह हमारा ऑप्शन होगा डी। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो इसकी व्याख्या करते हैं, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। यूँ उस समय तक अंग्रेजों ने भी प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा क्षेत्रीय भाषाओं को ही बना दिया था, पर इनके साथ अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक स्कूल भी चल रहे थे। गांधी जी ने केवल मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया, तभी तो समानता आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तुम्हारा ऑप्शन होगा बी, लेखन में स्पष्टता। श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है लेखन की स्पष्टता। श्याम पट्ट कौशल के लिए आवश्यक यह होता है कि श्याम पट्ट पर सुलेख लिखना, आकृतियाँ बनाना, जिससे प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाया जा सके। श्याम पट्ट का समुचित प्रयोग होना चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा थर्ड, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तो इसकी व्याख्या करते हैं, यदि कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो शिक्षक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि सर्वप्रथम बालक से कक्षा में देर से आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात उस उत्पन्न समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे, ताकि छात्र पुनः समय से विद्यालय आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, सस्वर अधिगम द्वारा। तो प्रेरणा सीखने की क्रिया का दृश्य है। प्रेरणा ही बालक में रुचि को जन्म देती है। बालक जब विषय में रुचि नहीं लेता, तब सस्वर अधिगम के माध्यम से उसमें रुचि पैदा की जाती है। अध्यापक का काम यह है कि वो बालकों को प्रेरित करे, जिससे कि बालक नीरस और कठिन विषयों में भी रुचि लेने लगे। रुचि, व्यवहार और प्रयोजक के प्रेरक की शिक्षा की दृष्टि से बड़े उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, हमारा ऑप्शन डी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसकी व्याख्या करते हैं, शिक्षण के उद्देश्यों तथा पहुँचने के लिए ये सिद्धांत, सूत्र और विधियाँ मार्ग और साधन हैं। विद्यालय विषयों की शिक्षा के लिए समान और विशिष्ट विधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। तो इसकी व्याख्या करते हैं, यदि विद्यालय में या कक्षा में बालक अवांछित व्यवहार करता है, तो सर्वप्रथम अवांछित व्यवहार के कारण ढूंढेंगे एवं उपचार का प्रबंधन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उपचार का माध्यम ही बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने का सबसे उचित तथा प्रभावशाली पद्धति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक सेकेंड। हाँ, तो आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? तो हमारा ऑप्शन है बी, जब हमें उन्हें धन्यवाद देंगे। जब हमें कोई भी शिक्षक दिवस में कुछ विद्यार्थी एक बधाई पत्र भेजेगा, तो हम उसको क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे। तो इसकी व्याख्या करते हैं,
यदि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कुछ विद्यार्थियों द्वारा एक बधाई पत्र दिए जाने पर एक शिक्षक के रूप में हम उन विद्यार्थियों को धन्यवाद देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है। तो हमारा होगा ऑप्शन डी, यह व्यक्ति असफलता है। तो जब एक बालक असफल होता है तो समझा जाता है कि यह व्यक्ति असफलता है, क्योंकि अधिगम असमर्थ बालकों में श्रवण और ग्रहण करने, भावों को समझने, अगर कोई बात समझ में ना आए तो उसे शिक्षक को दोहराने के लिए कहने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे बालक इंद्रियों के माध्यम से किसी वस्तु विशेष की पहचान, भिन्नता और समानता को समझने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारा ऑप्शन होगा डी, आज्ञाकारिता। तो इसी व्याख्या करते हैं। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका आज्ञाकारी होना है। प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं जो अपनी आयु के बालकों की योग्यता व क्षमताओं से अधिक योग्यता व क्षमता रखते हैं। ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है। ऐसे बालकों की तरफ विशेष ध्यान भी देना पड़ता है, क्योंकि ये बालक राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो हमारा ऑप्शन होगा डी। एक सेकंड। तो कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो यदि कक्षा में पाठ पढ़ाते समय एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है तो कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, ताकि कक्षा कक्ष में एक शिक्षण प्रक्रिया किसी प्रकार का अवरोध न आए तथा अनुशासित रूप से शिक्षण कार्य चलता रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। क्रो के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था 9 से 12 वर्ष का प्रमुख लक्षण होता है। इस अवस्था का बालक औपचारिक शिक्षा द्वारा समाज और संस्कृत के कुछ सरल और प्रारंभिक कौशलों को सीखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है? तो हमारा ऑप्शन होगा डी। तो समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। तो मतलब कि बच्चों को ना समझ पाना, उनका जो बच्चों के क्वेश्चन है उनको नहीं समझ पाना और उन्हें डांट के बैठा देना, तो इसलिए बच्चों की रुचि नहीं होती उसमें। तो चलते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यालय से विद्यार्थियों के भागने का कारण निम्नलिखित है। छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव, विद्यालय के वातावरण का अप्रजातांत्रिक स्वरूप, शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से न चलना, छात्रों की समस्याओं के प्रति शिक्षकों की असंवेदनशील रवैया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए हमारा ऑप्शन होगा सी, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। इसलिए आजकल विद्यार्थियों में NSS, NCC तथा खेल कूद जैसे आयोजन कराए जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो हमारा, तो ऑप्शन होगा फिर डी। तो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसकी व्याख्या करते हैं हम।
बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायित्व होगा। बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं, जिसमें बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा नैतिकता के क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि हमारा ऑप्शन होगा डी। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। और इसी व्याख्या करते हैं, प्राथमिक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। हमारा आंसर होगा बी, अंगीकरण। तो इसकी व्याख्या करते हैं, राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार मूल समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो बाद में व्यक्तिनिष्ठ मान तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। अतः मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है अंगीकार के विकास का अर्थ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त में से सभी सही है। बाल मनोविज्ञान की बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, यानी कि उपरोक्त सही है। तो इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक में आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की समझ, बच्चों के समस्याओं के बारे में समझ, बच्चों की अभिवृद्धि का समझ, बाल मनोविज्ञान की समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, किशोरा अवस्था में। तो इसकी व्याख्या करते हैं, किशोरा अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। किशोरा अवस्था में आनंद तथा हर्ष की अनुभूति सामाजिक संपर्क से होती है। समाज में साथियों के संपर्क, क्रिया प्रतिक्रिया आदि से वह हर्ष तथा आनंद का अनुभव करता है। संपर्क का सीधा संबंध आनंद से है। इससे बालकों में सामाजिक समायोजन विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोचित्रण का संदर्भ है। हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, मन के प्रकार का अन्वेषण। तो इसकी व्याख्या करते हैं, मनोचित्रण के संदर्भ में मन के प्रकार का अन्वेषण करना। मनोचित्रण का अर्थ कल्पना से है। कल्पना से बालक से में सृजनात्मकता का तथा मानसिक विकास उत्पन्न होता है, जिससे बालक की तर्क तथा सोचने की क्षमता में विकास होता है, जिससे बालक में नई चीज़ों की अन्वेषण होता है, खोज करने की क्षमता भी प्रबल होती है। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, दूसरों के साथ लड़ना। इसी व्याख्या करते हैं, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित है, विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल, शीघ्र सीखने की क्षमता, बुद्धिलब्धि 140 या उससे ऊपर, विशाल शब्दकोश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि, तो हमारा ऑप्शन होगा डी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो इसी व्याख्या करते हैं, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं, इसलिए बालिका शिक्षा को महत्वता देना उचित है। इससे लैंगिक भेदभाव में भी कमी आती है तथा बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को भी मौका मिलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। तो इसकी व्याख्या करते हैं,
संवित शिक्षा की सफलता पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर ही समन्वित हो शिक्षा की सफलता पर निर्भर करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थियों की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। हमारा ऑप्शन होगा डी, निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण अधिगम से संबंधित विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि गणित के अध्ययन में छात्रों की क्या क्या कठिनाइयाँ हैं और वो कहाँ गलतियाँ करते हैं, किस प्रकार की गलती करते हैं तथा क्यों करते हैं। इस प्रकार जानना या पता करना निदान कहलाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है। हमारा ऑप्शन होगा ए, पुरस्कार देकर। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पुरस्कार एक स्वीकारात्मक प्रेरणा है। यह भौतिक, सामाजिक और नैतिक भी हो सकता है। अतः एक शिक्षक विद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को सदैव पुरस्कार का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप, हमारा ऑप्शन होगा सी, तो इसके अभिभावकों से बात करेंगे। अभिभावकों से यानी उनके माता पिता से बात करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में शिक्षक का सम्मान नहीं करता है तो शिक्षक को विद्यार्थियों के अभिभावक से बात करके बालक की व्यवहारिक समस्याओं का पता लगाएंगे तथा समस्या समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। हमारा ऑप्शन होगा ए, शिक्षक केंद्रित। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। अर्थात बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली, इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षक की प्रधानता होती है तथा छात्र निष्क्रिय रहते हैं। इसमें छात्र श्रोता के समान शिक्षक की बात सुना करता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण ऊपर वर्ग के लिए उपयोगी है, प्राथमिक के लिए उचित नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चरित्र का विकास होता है। हमारा ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी के द्वारा, इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता के द्वारा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। चरित्र गठन के लिए बालकों में दृढ़ संकल्प शक्ति का होना भी आवश्यक है, जिससे कि विभिन्न बाधाओं तथा शारीरिक कष्टों का सामना करते हुए अपने निर्णयों को कार्य के रूप में परिणित कर सकें। इस दृढ़ता का उत्पन्न करना भी बालक के माता पिता एवं गुरुजनों का आवश्यक कर्तव्य है। चरित्र का निर्माण इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा तथा नैतिकता द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो इसमें हमारे नहीं पूछ रहा है, तो इसका हम लगाएंगे विभेदीकरण। ऑप्शन ए, विभेदीकरण। तो इसकी व्याख्या करना है। विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली प्रत्येक पाठ्यपुस्तक का अपना एक निजी स्वरूप होता है, जिसके शिक्षण से शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। वस्तुतः शिक्षण के अधिगम के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है: स्मृति शिक्षण स्तर, बोध स्तर शिक्षण, चिंतन स्तर शिक्षण। किन किन के 3? स्मृति शिक्षण स्तर, बोध स्तर शिक्षण, चिंतन स्तर शिक्षण। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो हम करेंगे इस पे डी पे, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। शिक्षण के दौरान एक विद्यार्थी संकोची प्रवृत्ति का है तो ऐसे छात्र से तभी प्रश्न करना चाहिए जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, जिससे धीरे धीरे उसमें आत्मशक्ति का संचार हो और कक्षा में सहभागी बन सके। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी। तो आदर्शवादी के अनुसार शिक्षक के बिना शिक्षण प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो सकता। बालक पूर्ण नहीं है, वह पूर्णता की ओर अग्रसर है। शिक्षक उसका मार्गदर्शन करता है।
शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही आत्म अनुभूति के मार्ग के प्रतीक हैं। तो हम हमारा साइको CDP का क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब चलते हैं हम लोग हिंदी की तरफ। तो हिंदी में फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, पूजनीय। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द पूजनीय है, इसके अतिरिक्त अन्य सभी विकल्प गलत हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, अग्रज। जिसका, इसकी व्याख्या करते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द अग्रज है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए अनुज। तथा सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं और 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। ब्राह्मण, दान, पक्षी द्विज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, पुरस्कार। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द पुरस्कार है। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो हमारा होगा बी, आवट। सजावट शब्द का प्रत्यय से कहते हैं जो हमारे मूल शब्द में किनारे इसके लगे होते हैं। जैसे सज है, सजा है, तो इसमें आवट हो जाएगा, तो इसका आवट होगा। ये देखिए, सजावट में आवट प्रत्यय लगा है। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जिसे किसी शब्द या धातु के अंत में लगाकर शब्द बनाया जाता है। जैसे भला प्लस आई, यानी कि भलाई। गंभीरता, गंभीरता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा। उपयुक्त वाक्य का कारक बताइए। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा। इसकी व्याख्या करता है, लड़का पेड़ से गिरा में अपादान कारक है। अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है। कारक के 8 भाग होते हैं। तो इसको हम बताते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से भी होता है, लेकिन ये अलगाव जहाँ किसी चीज़ से, जैसे पेड़ से पत्ती टूट के गिर रही है, तो उसको कहेंगे अपादान। अपादान से अलगाव के लिए संबंध का के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, अजी आदि आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौराहा कौन सा समास है? चौराहे में सी, दिगु है। चौराहा में दिग समास होगा। चौराहा का विग्रह 4 राहों पर समाहार है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, नवरात्र, अठन्नी, पंचतत्व। यानी कि चौराहे में जैसे द्विगु समास होता है। चौराहे का विग्रह 4 राहों का समाहार है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक में त्रि है, नवरात्र में 9 है, अठन्नी में 8 है, पंचतत्व यानी पंच है, तो इसमें संख्या है। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं, इसमें नहीं पूछा गया है, नहीं है, तो हमारा होगा तनय। और बाकी सब है। सुता भी है, सुता है, दुहिता है, आत्मजा है। पुत्री का क्या क्या है? सुता है, दुहिता है, आत्मजा है, क्या नहीं है? तनय नहीं है। तो तनय पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं सुता, आत्मजा, दुहिता, बेटी, तनुजा, तनया आदि। जबकि तनय पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं बेटा, सुत, आत्मज, तनुज आदि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हमारा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है सलील। तो और इसकी व्याख्या करते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द अरविंद, पंकज, जलज, सरोज, शतदल, अंबुज, नलिन, ताम्रस आदि है। जबकि सलिल जल का पर्यायवाची शब्द है। जल के अन्य पर्यायवाची हैं नीर, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वाय, पय, अमृत, मेघ, पुष्प। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जिसकी मति छठ सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा, तो हमारा होगा ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्न मति। तो इसकी व्याख्या करते हैं, जिसकी मति छठ सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्न मति, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र नोक की तरह पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि, तथा वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाने के लिए एक शब्द दूरदर्शी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, निर्गुण का होगा निधन गुण। इसकी व्याख्या करते हैं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ और आ बड़े आ को जोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो अथवा या, रा, ला, वा, हा हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, अतः निर्गुण। तो निर्गुण का ख गा है, तीसरा है ना, तीसरा अक्षर है, तो निर्गुण का संधि विच्छेद निधन गुण होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो हमारा होगा ऑप्शन यहाँ पे ए, कलश। कलश तत्सम शब्द का उदाहरण है। संस्कृत के वो शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे उसे तत्सम कहते हैं। कलश क्या है? तत्सम शब्द का उदाहरण है। संस्कृत के वो शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे उसे तत्सम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन होगा हमारा बी, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो इसका शुद्ध रूप है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है शुद्ध वाक्य है। कन्या पुत्र के लिए आयुष्मती शब्द का प्रयोग होता है, जबकि सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग विवाहिता स्त्री, पत्नी, वधू के लिए होता है। तो निम्नलिखित का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भानुदय का भानु प्लस उदय, तो भानुदय का संधि विच्छेद भानु प्लस उदय होगा यदि आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री के बाद वो ही ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों मिलाकर क्रमशः आ, ई, ऊ और री हो जाते हैं, जैसे धर्मार्थ, रवींद्र, मुनीश, विद्यार्थी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध रूप चुनिए। तो हमारा ऑप्शन होगा शुद्ध रूप चुनने के लिए, तो हमारा ऑप्शन है डी, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। शुद्ध वाक्य है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। यानी कि धन का द्रव्य धन का पर्यायवाची नहीं है। धन का पर्यायवाची शब्द द्रव्य, संपदा, दौलत, जबकि द्रव्य शब्द तरल पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। तो कारक हमारा होगा कर्म कारक। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया में कर्म कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्द के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कर्म कारक या विभक्त परसर्ग चिन्ह को है। घुड़सवार शब्द में निम्न में से क्या है? तो हमारा यौगिक।
घुड़सवार शब्द यौगिक शब्द है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे देवालय, राजपुरुष, हिमालय, देवदूत आदि। यहाँ प्रत्येक खंड के दो शब्द हैं, दोनों सार्थक हैं। अजायब घर, हमारा ऑप्शन होगा अजायब घर है, तो इसका हमारा होगा संकर शब्द है। अजायब घर संकर शब्द है। दो भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। इसमें अजायब अरबी भाषा का शब्द है तथा घर हिंदी भाषा का संकर शब्द है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द है हमारा बी अनाचार। तो आचार का विलोम शब्द अनाचार होगा। तो दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो हमारा दुस्साहस का होगा उपसर्ग जो मूल शब्द में आगे शब्द जुड़े रहते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो हमारा इसमें होगा ए दुष। तो इसी व्याख्या करते हैं। दुस्साहस शब्द उपसर्ग लगा है। उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो जगन्नाथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। जगन्नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन कहते हैं। यदि क च टा ता प के बाद न या म आए तो क च टा ता प अपने वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। तो जैसे जगत प्लस नाथ है, तो यहाँ जगन्नाथ है। वा प्लस मैं, वागमय, उन्नति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर का तत्सम शब्द होगा। मोर का तत्सम शब्द हमारा होगा मयूर। मोर का तत्सम मयूर होगा, इसलिए विकल्प भी सही है। संस्कृत के वो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने वाले तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे आम्र, अग्नि, क्षेत्र, अज्ञान, चंद्र, अंधकार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द में उपसर्ग हमें चुनना है। तो हमारा होगा ऑप्शन डी अभी। अभिशाप में अभी उपसर्ग लगा है। अभी प्लस साप मूल शब्द है, उसमें अभी उपसर्ग लगाने से अभिशाप शब्द बना। जो शब्दों से पूर्व जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वर्तनी के अनुसार हमारा होगा ईर्ष्या। दिए गए शुद्ध शब्द हमारा ईर्ष्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो हमारा होगा निशाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी व्याख्या कर लेते हैं। निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, निशापति आदि, जबकि तरण, सूर्य का, निशाचर, राक्षस का तथा कृषाणु, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो हमारा होगा चंद्रशेखर। महादेव का पर्यायवाची शब्द चंद्रशेखर है। महादेव के अन्य पर्याय हैं शिव, शंकर, शंभु, चंद्रमौली, भोलेनाथ, त्रिलोचन, चंद्रशेखर, गौरीनाथ, महेश आदि, जबकि गरुड़ध्वज, नारायण, विशंभर, जनार्दन, मुकुंद, चक्रपाणी, दामोदर, विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। तो हमारा होगा अव्ययी भाव। यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास होगा। यथाशीघ्र का समास विग्रह है। जितना शीघ्र हो, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है, वह अव्ययी समास कहलाता है। यानी कि अव्यय हो, उसके भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको ही अव्यय कहा जाता है। तो महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द है ए विशेषण।
इसकी व्याख्या करते हैं। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द विशेषण है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। उपयुक्त वाक्य में संज्ञा गुण और इसकी विशेषता अमूल्य है, अतः यहाँ अमूल्य में विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो हमारा होगा ऑप्शन सी, हवा धीरे धीरे बह रही है। उपयुक्त वाक्य में हवा धीरे धीरे बह रही है क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसकी व्याख्या करते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में योग ऋण शब्द कौन सा है? तो हमारा होगा बी, चक्रपाणी। इसकी व्याख्या करते हैं। उपयुक्त शब्दों में चक्रपाणी योग ऋण शब्द है। योग ऋण वो शब्द है जो शब्दों के योग से बनते हैं परंतु अर्थ देने में ऋण हो जाते हैं, योग ऋण कहलाते हैं। यहाँ पर चक्रपाणी में चक्र प्रणाली, चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात विष्णु। यानी एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। जब उपयुक्त शब्दों में चक्रपाणी योग ऋण शब्द है। योग ऋण वो शब्द जो शब्दों के योग से बनते हैं परंतु अर्थ देने में ऋण हो जाते हैं, परंतु उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उसे योग ऋण कहते हैं। यहाँ पर चक्रपाणी में चक्रपाणी चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात विष्णु है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई भी इस वीडियो में त्रुटि हो तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं और हम आशा करते हैं कि आप सब भाई बहन अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करेंगे। और कुछ भी अगर आपको हमें बताना है, अपने सुझाव देने हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।